हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम भाई लेक्चर नंबर 5 करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट होना है पक्का आपका। ओके, टेस्ट ठीक है बेटा, जैसा भी जो भी बोला था मैंने आपको बात रखी। चलिए अभी एंथैल्पी की बात करते हैं। तो एंथैल्पी हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, अब बस उसको गोल गोल घुमाएंगे। एंथैल्पी सबको समझ में आ गया था प्रीवियस लेक्चर में? यस, यस सर। ठीक है। तो बस उसके ऊपर कुछ गोल गोल घुमाने वाले हैं। एंथैल्पी क्या होती है? यू प्लस पी डेल्टा वी होती है। एच इक्वल यू प्लस पीवी की जगह एनआरटी भर दिया। एन जो है, अब ध्यान देना भी, यहाँ पे ये काम की चीज है, ये काम का फॉर्मूला है एक्चुअल में। ये जो मैंने दो फॉर्मूले डबल क्लिक कर रखे हैं, ये दोनों काम के हैं। देखिए क्या है, पीवी की जगह पर एनआरटी भर दिया। अब एनआरटी की जगह पर डेल्टा एन कर दिया। डेल्टा टी भी कर सकते हैं अगर चेंज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या फिर नंबर ऑफ मोल में चेंज हो रहा है, हमारी मर्जी हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन कर दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में चेंज। अब नंबर ऑफ मोल गैस में ओनली, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गैस में नंबर ऑफ मोल में जो चेंज होता है सिर्फ उसको कंसीडर करना है, बाकी किसी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ भाई हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एन जी। का मतलब देखो क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स चेंज मोल में, और वो भी सिर्फ गैसेस। तो यहाँ वो चेंज कैसे काउंट करते हैं? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो गैस में है, बाकी किसी फॉर्म में अगर कोई प्रोडक्ट है, सॉलिड है या लिक्विड है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ओनली गैस, गैस वाले प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जितने भी टोटल है। हमें ये नहीं देखना कि रिएक्टेंट सारे सेम होने चाहिए, प्रोडक्ट सारे अलग अलग रिएक्टेंट, अलग अलग प्रोडक्ट, जितने भी टोटल प्रोडक्ट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल माइनस में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितने भी गैसेस रिएक्टेंट हैं उन सब के मोल, जितने भी गैसेस प्रोडक्ट हैं उन सब के मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट विल बी द डेल्टा एन। यस, समझ में आ गया? Yes, sir. Delta n is change in the number of mole which is product minus reactant, but only gaseous product or gaseous reactant. So P stand for product, R reactant, G gas and number of mole. अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन जी आर टी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए डेल्टा एच इक्वल यू प्लस, अब इसकी जगह मैं डेल्टा टी भी कर सकता हूँ। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा एन की जगह डेल्टा टी कर सकते हैं, डेल्टा आर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताया कोई? सर कांस्टेंट सर है। आर कांस्टेंट होता है। यस, हार्ड कांस्टेंट है, इसलिए से नहीं कर सकते। आगे देखिए भाई, ये फिर से वही कहानी बता रखी है मैंने आपको जो कल बताया था। डेल्टा एच इक्वल क्यू पी होता है। क्यू पी, डेल्टा क्यू पी है चेंज इन हीट इन एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी बोलते हैं। अब इसको इन्होंने प्रूव कर रखा है कैसे। डेल्टा क्यू पी जो है वो यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। डेल्टा क्यू पी जो है यू, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू टू माइनस यू वन, डेल्टा वी को वी टू माइनस वी वन। पी से मल्टीप्लाई किया पी वी टू और पी वी वन बन गया। तो पी वी वन हमने क्या किया, पी वी वन बना माइनस का और यू वन बना माइनस का, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, यू वन माइनस पी वी वन, और इधर यू टू और पी वी टू ये दोनों प्लस के थे, इनको अलग से रख दिया। तो ये सिचुएशन नंबर 3 बन गई। अब इसने क्या किया देखो, u प्लस पी यू टू प्लस पी वी टू को H2 लिख दिया, u1 प्लस पी वी वन को H1 लिख दिया। क्यू पी इक्वल H1 माइनस H2 जो होता है वो डेल्टा H होता है। तो डेल्टा क्यू पी जो है वो डेल्टा H होता है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, डेरिवेशन sir. करके दिखा रखिए, चीज वही है जो हम पहले कर चुके हैं और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, आज के लेक्चर में छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट इन द सेंस आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर उठाना शुरू कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत जरूरी चीजें। हीट चेंज इन ऑल केमिकल रिएक्शंस इज स्टडीड एज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा आर एच। ये साइन मिलेगा, लिखा भी हुआ सामने, डेल्टा आर एच। आर मतलब रिएक्शन, एच मतलब एंथैल्पी, डेल्टा मतलब चेंज। तो जितनी भी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हीट चेंज होती है उसको डेल्टा आर एच यानी एंथैल्पी चेंज क्यों बोलते हैं, हीट चेंज क्यों नहीं बोलते? इसका आंसर आप लोग दोगे अब मेरे को, बताओ, सोचो सोचो, आ रहा है किसी के दिमाग में? सर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है ना, तो शायद इसको एंथैल्पी बोलते हैं रिएक्शन। शायद नहीं, पक्का पक्का। एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, सारी रिएक्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, बात खत्म। तो सभी रिएक्शनों में एंथैल्पी दी जाती है, हीट नहीं दी जाती। हीट और एंथैल्पी एक ही चीज है। हीट बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम, और एंथैल्पी बोले तो पतीले वाली हीट, एंथैल्पी।
कांस्टेंट प्रेशर। यस, याद है? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो शायद नहीं है बेटा, पक्का है। मतलब इसलिए जहां पर भी आप पढ़ेंगे, मैंने एक बार आपको शायद बोला था +1 में ही कि हीट और एंथैल्पी में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। आप एंथैल्पी पढ़िए, जैसे हमने किया था ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पढ़ा था। यस सर। वो क्या चीज थी? वो एंथैल्पीज गिनी जाती हैं भाई, उनको हीट क्यों नहीं कहते? अब यहां से आपको आंसर पता लगा होगा, वो होती हीट ही है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसलिए उसको एंथैल्पी बोलते हैं। यस, क्लियर है एंथैल्पी क्या होता है? बकवास चीज है एंथैल्पी, ठीक है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, और निकलता इसमें कुछ नहीं है, बट लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। सीधी सी बात, ये साइंटिस्टों ने कंफ्यूज कर रखा है एक्चुअली, कुछ नहीं है, बावड़े साइंटिस्ट है, क्यों ऐसे फालतू में सिंबल दिया इसको। आगे देखिए, सिस्टम इज इन स्टेट 1 इज टेकन एज सिस्टम ऑफ रिएक्टेंट एंड इन स्टेट 2 एज सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, अब ये देखिए भाई, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी, इन दोनों का माइनस कर देते हैं। मतलब रिएक्टेंट की जितनी भी हीट थी और प्रोडक्ट की हीट जो थी, इन दोनों का नेगेटिव जो आएगा वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, सीधी सी बात। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए, डेल्टा यू इक्वल क्यू वी होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, ये तो वही हो गया था वो जब हम वो डायग्राम बना के और आग लगा रहे थे कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जो हीट दी जाए वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। यस, करती है ना? क्लियर है? यस सर। बस फिर ये वही चीज दिखा रही है, रिलेशन दिखा रहा है अभी एच और यू में, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन। तो देखो, डेल्टा एच क्या होता है, यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है। इसकी जगह एन आर टी लिख सकते हैं, एन डेल्टा आर टी, या एन जी आर टी लिख सकते हैं। ये हम तीनों कर चुके हैं पहले। यस, कर चुके हैं, अभी करा हमने। यस सर। चलो, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपने कितना ग्रैब किया, एंथैल्पी को कितना समझा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंथैल्पी डेल्टा एच और इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं? कंडीशंस बताइए। बताइए। सर जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब। ये सर। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वो एंथैल्पी के इक्वल होता है। सोचो, कोई और स्टूडेंट लगा सकता है दिमाग? बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत से भी ज्यादा आसान। हाँ तो जब बिल्कुल। टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, हो जाएगा, तो फिर हमारा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू हो सकता है। हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन टेम्परेचर का है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर तो डेल्टा एच यू के बराबर नहीं होएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मजा नहीं आया? अरे सीधा पी डेल्टा वी क्या होता है, वर्क डन होता है। अगर वर्क डन जीरो हो जाए, वर्क डन जीरो हो जाए, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो जाए, चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाए, दोनों कांस्टेंट है, तो वर्क डन तो होगा ही नहीं ना। पी डेल्टा वी या फिर डेल्टा पी वी, ये होता है वर्क डन। चेंज अगर हुआ ही नहीं प्रेशर या वॉल्यूम में, तो वर्क डन आएगा जीरो। वर्क डन जीरो आएगा तो एंथैल्पी और हीट बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। बस फिर यही, ये सामने इक्वेशन में बेटा, पता नहीं क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हो। फिर पहली इक्वेशन से तो समझ में आता है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, अगर ये जीरो हो गया। दूसरी इक्वेशन में देखो, एनआरटी, इसमें अगर डेल्टा टी जीरो हो, यानी चेंज इन टेम्परेचर ना हो, तो वैसे तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए, बट इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन में डेल्टा टी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और या फिर हम ये कह सकते हैं, भले ये जीरो होते हो, जैसा मैं ऊपर भी बता रहा था कि ये जीरो हो जाएगा, भले ये जीरो होते हो, लेकिन दोनों जीरो है, मतलब दोनों इक्वल है, तो हो तो इक्वल ही जाएंगे। यस, क्लियर है? यस। आर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, किसी चक्रों में हो आप, आर फिक्स होता है। एन की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जीरो कैसे हो सकते हैं? तो सिर्फ टी को ही जीरो कर सकते हो, डेल्टा टी को, है ना। इसी वजह से आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टी कांस्टेंट है बट एन चेंज हो रहा है। हम, मैंने बोला था एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, चेंज इन एन तो जीरो हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं? यस। यस सर।
तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल जीरो हो सकता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ये। तो अगर प्रोडक्ट में, गैसेस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मान लो 2 मोल है, और गैसेस रिएक्टेंट में भी 2 ही मोल है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो भी H और U बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तीनों इक्वेशंस में H और U को बराबर कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, याद रखना, रट्टा मार के रखना। यस सर। बाकी ये स्लाइड ऐसे ही थी। अब आगे देखो भी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर जा रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर जा रही है। जब रिएक्शन के अंदर, ये देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन जनरल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिप्रेजेंट एज रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट बने और हीट इवॉल्व होगी, हीट बाहर निकल गई, कुछ हीट बाहर निकल गई, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, समझ में आ गया भाई? यस सर। यस सर। और ये हीट मुझे बताइए, यहाँ प्लस का मतलब ये नहीं है, इस प्लस का मतलब तो है कि रिएक्शन में हीट भी बाहर निकल रही है, प्लस का मतलब है दूसरी चीज, ठीक है, और प्लस लगा दूं तो तीसरी चीज। ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये प्लस का साइन है हीट के आगे। हीट बताइए इस रिएक्शन में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? सर नेगेटिव। हमें मिल रही है ये, हम कौन है? सराउंडिंग। सराउंडिंग। सराउंडिंग में हमें अगर मिलेगी तो नेगेटिव होने वाली है, सीधी सी बात। सराउंडिंग को मिलेगी ना, रिएक्टेंट थे, उनको हमने गर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और साथ में हीट में बदल गया। तो सीधी सी बात है भाई, ये एनर्जी हमें मिलेगी तो मतलब नेगेटिव होगी। यस, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन यस सर। एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एंथैल्पी नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक तो दिखाया नहीं अभी इसमें, ठीक है। एंडोथर्मिक वही इनसाइड जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन्होंने एक्सोथर्मिक दिखा रखा है। कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन वर्ड जहां पर भी यूज हो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ में किसी चीज को आग लगाई जा रही है, ऑक्सीजन के साथ। यस, क्लियर है बेटा? यस ऑक्सीजन सर। पक्का होता है उसके अंदर, तो O2 C + O2 CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या बनेगा भाई? माइनस में आ रहा है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फॉर्मेशन मतलब कोई चीज बनाई जा रही है, यहाँ पर ये चीज बन रही है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को आग लगाना, वो कंबशन ही होता है। अगर कंबशन वर्ड आ जाए इसका मतलब ऑक्सीजन उसने दे रखी है, भले वो ना कह रहा हो पर आपको वो दे रखी है, वो मिली हुई है आपको। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और रिएक्शन इन्होंने बोली थी, मीथेन। अगर इसको पढ़ते हैं, एग्जांपल है मीथेन। मीथेन का कंबशन है CH4, मीथेन होता है प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें पता है नेगेटिव होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, मतलब हमें मिलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, हीट देंगे रिएक्टेंट को तभी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हमने हीट दी, पॉजिटिव आएगी रिएक्शन। अब देखिए N2 और O2 NO बन रहा है। अब यहाँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना बन जाएगा? 90.25 किलो जूल पर मोल। पॉजिटिव है, मुझे देनी पड़ी 1 मोल, ये पर मोल होती है, याद रख लेना। 1 मोल रिएक्टेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 90.25 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी 1 मोल NO बनाने के लिए। समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कवर है यहाँ से। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये हम बात कर चुके हैं, डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है ना। वेरियस रिएक्शन एंथैल्पी बकवास है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स हैं, हमें ये लेना था भी हम किससे मेजर करें एंथैल्पी, है ना, शुरुआत कहाँ से करें। ये तो मानना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट है, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस टेम्परेचर पे इस प्रेशर पे है, तो मैंने उसकी एनर्जी 0 मान ली, और इसके बाद अगर इसकी एनर्जी बढ़ी तो मतलब एंथैल्पी मैंने दी, और अगर इसकी एनर्जी कम होगी, इसने सराउंडिंग को दी, तो एंथैल्पी मुझे मिली। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो एक जगह पर हमें स्टैंडर्डाइज रेफरेंस लेना था, तो हमने फिर क्या करें, कार्बन है, कार्बन डायमंड भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुल्लरीन्स भी होते हैं कार्बन तीन उसमें मिलता यस सर। यस Yes, सर। sir. ड्रॉप्स। कोयले की फॉर्म में भी कार्बन मिलता है। तो क्या करें भाई, इनमें से स्टैंडर्ड किसको माने? तो हमने कुछ चीजों को स्टैंडर्डाइज कर लिया साइंटिस्टों ने अपने मन से, और उन स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस की एंथैल्पी को उस टेम्परेचर, उस प्रेशर और उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में उसकी एंथैल्पी को हमने 0 मान लिया। होते नहीं है 0, मान लिया, ठीक है।
तो अब देखिए जरा 0 मानने के बाद क्या कहानी आती है। तो ग्रेफाइट को, कार्बन में ग्रेफाइट जो कि सॉलिड होता है, इसको हमने क्या माना, स्टैंडर्ड स्टेट। सल्फर में रोम्बिक सल्फर को, सल्फर की भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, आगे +2 में आएगा, तो रोम्बिक सल्फर को हमने क्या माना, स्टैंडर्ड स्टेट। फिर क्लोरीन को, क्लोरीन गैस की फॉर्म में, Cl2 गैस की फॉर्म में हमने स्टैंडर्ड माना। ब्रोमीन को ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में माना, गैस नहीं, ब्रोमीन लिक्विड होता है। यस, ये बात पता है सबको? यस सर। तो ब्रोमीन को ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में हमने गैस माना, क्लोरीन को क्लोरीन गैस की फॉर्म में माना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस, आयोडीन को आयोडीन सोलिड, I2 सोलिड की फॉर्म में हमने इसको गैस वो माना, स्टैंडर्ड। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लिखा दोनों पे, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सोलिड। कार्बन में ग्रेफाइट होता है स्टैंडर्डाइज्ड स्टेट। हाइड्रोजन गैस H2 को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। फर्दर, और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, देखो भाई, रेड फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, येलो फॉस्फोरस भी होता है, 3 तरह का फॉस्फोरस होता है, ठीक है। अब रेड और व्हाइट के अंदर रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, बल्कि हमने मान लिया व्हाइट वाले फॉस्फोरस को क्या माना, स्टैंडर्ड माना। याद रख लेना, यानी ये एक्सेप्शन है कि व्हाइट को, जबकि वो स्टैंडर्ड, वो स्टेबल भी नहीं है, फिर भी इसको स्टैंडर्ड मान लिया। क्यों? रेड फॉस्फोरस के साथ कुछ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाइट के साथ हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं है, भले वो स्टेबल ना हो, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कुछ इम्प्योरिटीज का खतरा रहता है रेड फॉस्फोरस में। तो इस वजह से अच्छा तो यही है कि जिसमें इम्प्योरिटी ना हो वो व्हाइट को ही मान ले, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। फिर क्लोरीन गैस की एंथैल्पी 0 होगी, बिल्कुल होगी 0। हाइड्रोजन की 0 होगी, ऑक्सीजन की 0 होगी, ब्रोमीन लिक्विड की 0 होगी, और I2 सॉलिड की 0 होगी। एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन, ठीक है, स्टैंडर्ड माना इनको। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट ये मानी है, इसको याद रखना, इस पेज को ध्यान रख लेना। अब आगे देखिए भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर हम उन चीजों की स्टैंडर्ड एंथैल्पी मापते हैं, और उनको, जिनको हमने मान लिया उसको 0 इस पे मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जितने भी प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, दोनों को आपस में जोड़ के और फिर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटा दो, है ना। तो वो होती है सीधा सीधा। यहाँ AM इनको मत देखना, ये पर मोल दे रखे हैं, ए का, ए और बी का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 2 3 लगाते हैं जो, ठीक है। तो इसका कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ये चेक करो। आगे देखते हैं। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, किस केस में, HCl के केस में। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्लोरीन भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और उससे HCl बन रहा है। तो ये दो चीजें जब स्टैंडर्ड स्टेट में हो और उनसे मिलकर कुछ बने, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। यस, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। कोई चीज स्टैंडर्ड स्टेट से बनाई जाए, 2 या 3 चीजें मिलकर अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से किसी दूसरी चीज को बना रही है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि उस ड्यूरिंग जितनी भी एनर्जी निकलेगी बाहर या हमें देनी पड़ेगी, जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ भी हो, लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए, HCl प्रोडक्ट में से हमने H2 और Cl2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, दोनों जुड़ेंगे और वो प्रोडक्ट में से माइनस होंगे, और इस तरह से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो, हाइड्रोजन की कितनी है, 0 है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। क्लोरीन की कितनी है, 0 है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो HCl की जो भी एंथैल्पी होगी वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी भाई HCl की, यानी प्रोडक्ट की जो होगी वही एंथैल्पी। यहाँ पर रिएक्टेंट की तो 0 मानते हैं, तो भाई HCl फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, यानी कि HCl की जो एंथैल्पी होती है, स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी जो होती है, इसकी स्टैंडर्ड स्टेट, वो फॉर्मेशन ऑफ HCl की एंथैल्पी के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके जो रिएक्टेंट यूज हुए थे वो स्टैंडर्डाइज थे, स्टैंडर्ड स्टेट में थे, इसलिए वो 0 माने गए। यस, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें बस ध्यान रखनी है। आगे देखो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ग्रेफाइट सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिले और CH4 बना, इसकी CH4 की जो एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये होगी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यस, क्लियर है? हीट की जगह वैसे एंथैल्पी बोलो, ज्यादा अच्छा है, ये स्टाइल मारने के लिए हीट लिख रखा है जिसने भी लिखा है, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ही है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? यस सर। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 74.3 माइनस में आएगा, मतलब हमें एनर्जी मिल रही है, क्या है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन सॉलिड यूज किया, हाइड्रोजन गैस यूज की, HI बन गया, ये भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, और ये 25.2
25 पॉइंट, अगर मैं ये करूं कि ये 1 हाइड्रोजन का पूरा मोल 1 आयोडीन का पूरा मोल, यहाँ 2 मोल HI बन रहा है, अगर ऐसा हो रहा है 2 मोल, वहां 1 मोल बन रहा था, है ना। तो क्या करें, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट होगी, जो भी फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको दे रखी है वो 1 मोल के लिए दी थी ना, आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इसका मतलब फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, क्लियर है भाई ये बात सबको? यस सर। हाँ, इसको ध्यान रखना, वो भी 2 से मल्टीप्लाई, अगर पूरी इक्वेशन को 2 से कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड हो जाएगी एंथैल्पी, मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई हो जाएगी, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब जलाना, आग में जलाना, तो CH4 और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, है ना, तो इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी आ जाएगी, 212 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसकी आएगी 94 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब ये हमें मिल रही है, और अगर आप मीथेन और ऑक्सीजन को जला रहे हो तो भी हमें मिलेगी 212 किलो जूल पर मोल। हाँ भाई ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की हीट को एंथैल्पी और बोन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोन टूटेगा तभी तो डिसोसिएट होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को डिसोसिएट करते हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन के एटम बनते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं सीधा सीधा बोन एंथैल्पी। ठीक है, हमें तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, हमेशा याद रखना डिसोसिएशन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मुझे ही देनी पड़ेगी, बॉन्ड बना था उसको हीट करना ही पड़ेगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के एटम बना दिए गैसेस फॉर्म में, वो भी गैसेस फॉर्म में, ये है 80 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? यस यस है सर। ना, ये सारे याद करने, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, हीट ऑफ फेस चेंज, फेस चेंज मतलब बोले तो कोई यहाँ पर देखिए सॉलिड है, वाटर सॉलिड है, इसका मतलब आइस है, आइस को लिक्विड वाटर बना दिया, ये रहा वाटर लिक्विड, तो आइस जो है वो 0 डिग्री पर ही होता है ना, आइस तो 273 यस सर। केल्विन, 0 डिग्री पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आइस आइस फॉर्म में होता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर आप आइस को एनर्जी देते हो और वो लिक्विड बन जाता है, तो वो एनर्जी आएगी 6 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी देने पर आइस जो है वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, बट टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और ये बढ़ेगा नहीं, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, FUS लिखा हुआ है इसमें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस यस सर। सर। अरे कोई और बच्चा भी बोल रहा था पीछे से, पता नहीं क्या बोल रहा था। चलिए, फिर वाटर अगर लिक्विड फॉर्म से उसको गैस बनाएंगे, तो लिक्विड से गैस बना रहे तो 100 डिग्री पर ही गैस बनेगा ना, वो लिक्विड से गैस, वेपर, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, VAP, वेपोराइजेशन की एंथैल्पी, और वो है 40.8 किलो जूल पर मोल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, याद रख लेना इस वैल्यू को, 40.8 किलो जूल पर मोल। अगर आप न्यूमेरिकल खुद अपने हाथों से सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज आपको याद ही हो जाती हैं, ये ध्यान दे लेना, और अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो याद तो फिर कुछ होने वाला है ही नहीं, तो बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब जरा। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से सीधा गैस बनेगी, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से सीधा गैस बनती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 108 किलो कैलोरी पर मोल, और ये कब होता है, -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि कितना है वो 195 केल्विन होता है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीजें सारी? यस सर। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनेगा तो वेपोराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड बने एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड से सॉलिड बने या सॉलिड से लिक्विड बने एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एंथैल्पियां फ्यूजन या वेपोराइजेशन होंगी। बट अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने तो सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने तो भी सब्लिमेशन, दोनों सब्लिमेशन होते हैं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, है ना। अब इसके बाद में ये मैंने टेम्परेचर निकाल रखा है 78 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन से 195 केल्विन से जो टेम्परेचर निकला है। फर्दर डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कैसे चेंज करते हैं, 273 जोड़ दो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन बन जाएगा, बस इतना ही है। आगे देखिए, यहाँ इन्होंने फिर डेफिनेशन दे रखी है, फ्यूजन की एंथैल्पी क्या होती है, जब मेल्ट होती है कोई चीज, वेपोराइजेशन जब वो वेपोराइज हो जाती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, सब्लिमेशन जो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाती है, यानी
वो लिक्विड से सॉलिड से सीधा गैस या गैस से सीधा सॉलिड बना रही है। ठीक है भाई, ये वही डेफिनेशन और कुछ नहीं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करेगी एटोमाइजेशन हीट। सोडियम सॉलिड से मैंने सोडियम गैस बना दिया, इसको बोलते हैं, यानी किसी एटम को और किसी मॉलिक्यूल को, किसी मेटल को अगर हम सॉलिड से सीधा गैस बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एटोमाइजेशन। मतलब सॉलिड में तो वो एटम आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन गैस में वो एटम अलग हो गए, तो ये होता है एटोमाइजेशन। बट इसको हम सब्लिमेशन भी तो बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यस और नॉट? यस सर। यस सर। ये तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है, तो दोनों है, सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। बट कौन सा एग्जाम में या पेपर में कौन सा या क्वेश्चन में कौन सा यूज होगा, आप दोनों लगा के देखिए, आपको समझ आ जाएगा, गलत कोई भी नहीं। आगे देखिए, हाइड्रोजन गैस से हम हाइड्रोजन के 2 एटम बना रहे हैं, एटोमाइजेशन है, ये तो एटोमाइजेशन है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये बॉन्ड एंथैल्पी भी तो है। हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी ही क्या होती है, उसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी होती है। यस, सर अब क्लियर है रिपीट बेटा? कर दो, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। मेरी आवाज चली गई थी, बाकियों को आ रही है क्या आवाज सबको? नो सर, आपके अभी बीच में चली गई थी आवाज। सबके साथ चली गई थी क्या? यस सर। यस सर। पता नहीं, चलो हो सकता है। अभी आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब 2H आया, 2 हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट होता है, गैस से गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है, बट 2 एटम्स आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटम, क्योंकि एटम बन गए। बट ये एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी भी तो है, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है ना, यस तो सर। ये बॉन्ड एंथैल्पी भी है और एटोमाइजेशन भी है, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में भी आ रहा है और बॉन्ड एंथैल्पी भी है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। CH4 गैस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सारे एटम अलग अलग हो गए, सारे एटम अलग हो गए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बिल्कुल सही। और ये भी बॉन्ड एंथैल्पी है, क्योंकि हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं सारे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, फॉर अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एटम इन सॉलिड फेज, अगर कोई मोनो एटॉमिक है सॉलिड फेज में, तो उसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है। देखो यहाँ पर यही था, मैंने बोला था एटोमाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन है, क्योंकि सॉलिड से गैस आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब नेक्स्ट वाला डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन क्या था पीछे, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक था, गैस में बन गया, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी है इसकी। तो डाई एटॉमिक के लिए उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, बिल्कुल एटोमाइजेशन एंथैल्पी ही बॉन्ड एंथैल्पी होती है डाई एटॉमिक के लिए। फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? पॉली एटॉमिक कौन सा था पीछे, देखो पॉली एटॉमिक ये था, इसके लिए जो एंथैल्पी थी वो बॉन्ड एंथैल्पी है डेफिनेटली। एटोमाइजेशन एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बट वो बॉन्ड एंथैल्पी मीन होता है, वो मीन बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाई? रिक्वायर्ड ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द, इसमें ये कह रहा है कि सभी बॉन्ड्स को तोड़ने की जरूरत होती है, ये तो ठीक है बात। अब वो मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी होती है, वो क्या होती है? एवरेज हीट और मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, तो यहाँ आपको समझ में आएगा। देखिए CH4 का मॉलिक्यूल लिया, पहले कार्बन और 4 हाइड्रोजन तोड़ दिए, तो क्या इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है क्या? ऐसा है कुछ? नो सर। ऐसा नहीं आजकल है ना, क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। पहला बॉन्ड तोड़ेंगे, जोर लगेगा, बिल्कुल CH3 और H टूट गया। फिर CH3 में से दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, अब दूसरी बार तो ज्यादा बॉन्ड जोर लगना चाहिए। तीसरा बॉन्ड तोड़ेंगे और भी ज्यादा, कार्बन को गुस्सा आएगा। चौथा बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए कार्बन गैसेस फॉर्म में अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया, तो कार्बन अकेला रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, इसको जरूरत नहीं है, कार्बन अपने साथ खुद के साथ रह सकता है। तो डेफिनेटली अब चौथा हाइड्रोजन हटाने में कोई तकलीफ नहीं है, उसे लगेगा तू भी जा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। यानी कि चौथी बॉन्ड एंथैल्पी तो बहुत कम आएगी, पहली ज्यादा, दूसरी उससे भी ज्यादा, तीसरी उससे भी ज्यादा, फोर्थ वन सबसे कम, पहली से भी कम। यस, ये बात समझ में आ गई? यस सर। बॉन्ड तो हर बार कार्बन और हाइड्रोजन का ही टूट रहा है ना, बॉन्ड जब सेम टूट रहा है तो फिर एंथैल्पियां अलग अलग आ रही हैं, तो फिर आप एक अकेले मतलब CH4 बॉन्ड की एंथैल्पी आप कैसे दे सकते हो? वो तो एवरेज निकालना पड़ेगा, चारों की एंथैल्पी जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल गया। इसीलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि हेटेरो एटम्स होते हैं, मतलब अलग अलग एटम्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग एटम है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो समझ में आ गया होगा, एवरेज होती है, 1/4 करेंगे सबको। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे, लेकिन चारों की एनर्जी अलग अलग थी, हमने सबको टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज एनर्जी आ गई एक कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, चाहे वो पहला है, चाहे दूसरा है, चाहे चौथा है, कोई भी।
आगे देखिए बेटा, हीट ऑफ लैटिस एंथैल्पी जिसे बोलते हैं, हीट लिख रखा हर जगह पे, वो एंथैल्पी है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी दे रखा है। तो लैटिस एंथैल्पी देखिए क्या होता है। सबसे पहले लैटिस को समझिए, क्रिस्टल लैटिस, जितने भी छोटे एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, कितने छोटे, 1 2 10 15 एटमों से मिलकर सभी एटम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वो छोटे एटम्स ना बहुत परफेक्टली अरेंज होते हैं। +2 में सॉलिड में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको क्रिस्टल का मतलब पता होना चाहिए। क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, अकेला लैटिस भी बोलते हैं, अकेला क्रिस्टल भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। यस सर। यस तो जितने भी छोटे मॉलिक्यूल हैं सब के सब परफेक्टली अरेंज होते हैं, सबका अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है एटम्स का, बाहर से नहीं दिखाई देता, उसका सबका अलग अलग होता है। और इसको हम परफेक्ट बोलेंगे अगर वो अपने स्ट्रक्चर को हमेशा वैसे ही बनाता है। मतलब मैंने गर्म किया, ठंडा किया, गर्म किया, ठंडा किया, हर बार अंदर का स्ट्रक्चर नहीं बदलता, तो उनको बोलते हैं। लोहे को हजारों बार गर्म कर लो, हजारों बार ठंडा कर लो, उसके अंदर के एटम उसी फॉर्म में अरेंज होंगे जो जैसे पहले थे, हर बार। समझ में आ गया। यस यस सर। बट क्या कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी होता है जो सही फॉर्म में अरेंज नहीं होता, परफेक्ट सॉलिड नहीं होते? उनको हम परफेक्ट बोलते हैं, जो हर बार सेम फॉर्म में अरेंज होते हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो ऐसा नहीं करते। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? पॉलीमर्स जनरली होते हैं। पॉलीमर बोले तो बहुत लंबे मॉलिक्यूल, जैसे पॉलीथीन आपने सुना है, CH2 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 CH2, बहुत सारी, कितनी Yes, सारी? यस सर हजारों CH2 यूनिट जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसका, पॉलीथीन का। जो लिफाफा आप लोग घरों में यूज कर लो, प्लास्टिक लिफाफा, पॉलीथीन, पॉलीइथीन होता है, पॉलीथीन भी बोल देते हैं उसको, एक ही बात है। तो भाई हजारों मॉलिक्यूल का एक एक लाइन बनती है लंबी सारी, फिर दूसरी लाइन बनेगी, वो सारी लेयर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और इस तरह से पॉलीथीन बन जाएगा। अब बात ये आती है कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपस में जब अरेंज होता है तो उसकी लाइनें कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती? लंबी सारी लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, यस और नॉट? Yes, sir. यस यस सर सर। तो अगर ये थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो अगली बार जब मैं इसको गर्म करके वापस ठंडा करूंगा तो अगली बार ये कहीं और से टेढ़ी मेढ़ी होगी, वहां से थोड़ा होगी, स्ट्रक्चर में फिर से गड़बड़ कर देगी। तो हर बार इनका स्ट्रक्चर कुछ और ही बनता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है, टेढ़ा मेढ़ा जहां से भी होना है, ओवरऑल आपको उतने ही टेढ़े दिखाई देंगे, उतने ही सीधे दिखाई देंगे। तो बाहर से तो पॉलीथीन आपको स्मूथ दिखाई देता है, प्लास्टिक आपको स्मूथ दिखाई देता है जितनी यस बोटल्स यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मूथ है। ठीक है, वो पॉलीमर है, उसके अंदर गड़बड़ है, ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो परफेक्टली अरेंज करते होंगे चीजों को, बहुत से ऐसे होंगे जो थोड़े होते हैं ना कि बिखरा हुआ सामान पड़ा रहता है ऐसे ही, उनको कोई परवाह नहीं है। तो मान लीजिए मैं उसमें से 2 स्टूडेंट उठाता हूँ, एक वो जो परफेक्टली अरेंज करता है चीजों को, एक वो जो बिखार देता है सामान को, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए आपका रूम है, आपके रूम की मैं छत उड़ा देता हूँ, या मेरा रूम है, मेरे रूम की छत उड़ा दी मैंने, छत नहीं है उस पर, और उसकी दीवार के ऊपर मैं एक स्टूडेंट को खड़ा कर देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई तेरे को मैं चेयर दे रहा हूँ, तू चेयर इस रूम के अंदर भरता जा। तो जो सूगला टाइप का थोड़ा सा स्टूडेंट है वो क्या करेगा, उठा उठा के सारी चेयर फेंक देगा, उल्टी सीधी कैसे भी अरेंज हो जाएंगी चेयर अपने आप। यस, ये बात समझ में आ गई? यस सर यस Yes, सर। sir. अब मैंने उसी स्टूडेंट को बोला दोबारा सारी चेयर निकाल और दोबारा से भर, उसने दोबारा हरकतें वही करनी है, उसने फिर से फेंक दी। अब बताओ दोनों बार जब उसने फेंकी तो क्या हर बार उनका अरेंजमेंट सही आएगा? क्या वही आएगा जो नो पहले आया? सर नहीं No, आएगा। sir. लेकिन No, sir. ओवरऑल तो चेयर उतनी है, रूम भी वही है, ओवरऑल तो सब कुछ सेम नजर आएगा, कुछ फर्क थोड़ा नजर आएगा आपको? देख के फर्क नजर आएगा कि पहले अलग नो था अब सर अलग है? No, sir. देख के अलग नहीं नजर आएगा, लेकिन हमें पता है कि इस बार अरेंजमेंट, अंदरूनी अरेंजमेंट बदल चुका है। अब एक मैं दूसरा स्टूडेंट लेता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा सिंसियर है, उसको बोलता हूँ चेयर लगा, तो वो चेयर के साथ रस्सी बांधता है, चेयर को आराम से नीचे लटकाता है, फिर दूसरी चेयर उसके अंदर फिट करता है। फिर चेयर हो सकता है एक दूसरे के आमने सामने रखे, जो दूसरी लाइन बनाएगा, तीसरी लाइन में पीठ से पीठ मिला दे, चौथी लाइन में फिर से आमने सामने रख दे। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर यस सर। अब ऐसे करके उसने अरेंज कर दी। अब मैंने उसको बोला सारी निकाल ले चेयर। अब मैं उसको बोलता हूँ दोबारा से सारे रूम में दोबारा चेयर भर, और याद रखना ऊपर छत तक भरनी है चेयर्स, ऐसे मत समझना कि एक ही लेयर बनानी है। दोबारा से भी वो वही काम करेगा, और उसका क्या पैटर्न बदल जाएगा, वो ये सोचेगा मैं दूसरा पैटर्न बनाता हूँ, नहीं, उसको जो पसंद आया था पिछली बार वही सेम टू सेम लगा देगा, है ना? समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. यस सर इसका मतलब वो सॉलिड
जो हर बार सेम पैटर्न दिखाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम बनाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस, अकेला क्रिस्टल भी बोल लो, अकेला लैटिस भी बोल लो। और वो जनरली क्या, ज्यादातर क्या, लगभग सभी होते हैं, कोई एक आधा एक्सेप्शन मेरे ध्यान में है नहीं आज तक, लेकिन सभी छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। सभी छोटे मॉलिक्यूल परफेक्ट अरेंज हो सकते हैं क्योंकि छोटे हैं साइज में। जब आप उन्हें ठंडा करके सॉलिड बनाओगे तो परफेक्ट अरेंजमेंट मिलेगी, और इस परफेक्ट अरेंजमेंट को परफेक्ट सॉलिड बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। समझ में आ गया भी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? यस सर। अब हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की। तो लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे, सीधी सी बात है। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्रिस्टल या लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। तो ये लैटिस एंथैल्पी वर्ड जनरली किसके लिए यूज होता है? वैसे तो सॉलिड जितने भी छोटे मॉलिक्यूल हैं सबके सब क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये आयनिक सॉलिड्स के केस में लैटिस एंथैल्पी की बात की जाती है, ओनली फॉर आयनिक सॉलिड्स। यस, क्लियर है? सभी आयनिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही होते हैं, उसके अलावा भी सारे मॉलिक्यूल जो छोटे हैं वो सब क्रिस्टल होते हैं, लेकिन लैटिस एंथैल्पी सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए यूज की जाती है। ये याद रहेगा सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी। आपको समझ में आ गया? तो आयनिक सॉलिड के लिए यूज होती है। तो मैंने NaCl को लिया, सोडियम और क्लोरीन जुड़े हुए थे सॉलिड स्टेट में, आपको रिएक्शन के सामने दिखाई दे रहा है। अब सॉलिड स्टेट में मैंने इसको गर्म किया, गर्म करने पर सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव अलग अलग हो गए, गैस फॉर्म में आ गए। और इस इतना करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है 787 किलो जूल पर मोल। हाँ भाई, समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? यस सर। हमें देनी पड़ेगी, इसी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। हालांकि आप इसे बोल सकते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, बट यहाँ तो आयन बन रहे हैं, एटोमाइजेशन नहीं कह सकते। बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हैं, बट यहाँ तो आयनिक बॉन्ड था। कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी गिनी जाती है, आयनिक बॉन्ड्स की नहीं गिनी जाती। इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स के लिए स्पेशली उन्होंने लैटिस वर्ड का यूज किया, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो है ही है। ठीक है, अब लैटिस का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टल लैटिस कहो, सॉलिड कहो, परफेक्ट सॉलिड कहो, छोटे मॉलिक्यूल सारे ऐसा करते हैं, आयंस भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आयंस के लिए इन्होंने लैटिस एंथैल्पी को अंदर इमर्ज कर दिया, दैट्स इट। अब नीचे बढ़ते हैं बेटा, देखो Na पॉजिटिव गैस है, Cl नेगेटिव गैस है। अगर ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ जाएं तो क्या होगा? रिवर्स NaCl सॉलिड बन जाएगा। तो जुड़ने पर जितनी एनर्जी देंगे, या फिर यूं कहो कि टूटने पर जितनी एनर्जी दे रहे थे, दोनों एनर्जी सेम आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। पर हमने दिया ना, Yes, तो sir. दोनों Yes, तरफ sir. दोनों एनर्जी लैटिस एनर्जी है। चाहे आप सॉलिड को तोड़ रहे हो गैसेस में, या फिर गैस वापस जुड़ के सॉलिड बना रहा है, तो वो रिवर्स होगी एनर्जी, बस साइन पलट जाएगा, हमने दी या हमें मिली, बाकी अमाउंट सेम रहेगा। अब मैंने गैस तो बना दिया दोनों को। अब नीचे देखो, गैस को फिर पानी में डाल दिया, पानी में डालने पर सोडियम एक्वस बन गया, क्लोरीन एक्वस बन गया। अब ये एक्वस का मतलब क्या है पता है? मैंने आपको बता रखा है, आयन, आयन और डाइपोल फोर्स। याद है सबको आयन डाइपोल फोर्स? यस सर। यस सर। वंडरवाल फोर्स आया था, उसके अंदर एक फोर्स थी आयन डाइपोल फोर्स। तो वाटर डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल, और ये आयन है, ये ऐसे पानी सोडियम को चारों तरफ से घेर लेगा, बोल बना देगा, एक बोल हर साइड से घेरेगा। यूं मत सोचना सिर्फ एक ही साइड से घेरेगा, हर साइड से घेर रहा है वो। यस, क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. यस सर। एक बोल है ये, एक बोल। ठीक है, वाटर चारों तरफ, और इस वाटर के ऊपर एक और लेयर आ जाती है, फिर एक और लेयर आ जाती है, फिर एक और लेयर, बड़ी सारी बोल। और इस तरह से पानी के अंदर सोडियम घुल जाता है। और सेम एज इज क्लोरीन अपोजिट एंड ऑफ द वाटर के अपोजिट एंड, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन वाली साइड से घुल जाता है, और ये भी एक बोल बना देता है, और ये दोनों बोल पानी में घूमती रहती है। इसी को बोलते हैं एक्वस सोडियम और एक्वस क्लोरीन, और इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। पानी में घुलना मतलब हाइड्रेशन। जब गैसियस चीजें पानी के अंदर घुलकर पानी के साथ बोल बना लेती हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और ये हमेशा हमें मिलती है, क्यों? अब ध्यान दे लेना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, मतलब हमें मिलेगी हमेशा। इसीलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वो हमें मिलती है हमेशा। यस, तो पानी में नमक घोलते हो तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है, इसका मतलब ये है। यस, क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। यानी पानी में नमक घोलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चीज है, ध्यान दे लेना इस बात पे। पानी में नमक घोलते तो नमक सॉलिड होता है ना, तो पहले नमक उसको तोड़ेगा, पानी उसको तोड़ेगा, गैसेस फॉर्म में लेके आएगा, सोडियम को, क्लोरीन को गैसेस फॉर्म में लेके आएगा। तो पहले तो पानी उसको एनर्जी देगा,
कितनी देगा पानी, मतलब गर्म पानी होगा तो वो ठंडा होने लग जाएगा, कूल हो जाएगा, लेकिन कूल का मतलब ये नहीं कि बर्फ जैसा हो जाएगा, हल्का सा टेम्परेचर आपको डाउन नजर आएगा, बिल्कुल हल्का सा, हाथों से शायद नजर ही ना आए, ठीक है। तो वो 787 जूल किलो जूल कौन देगा, पानी देगा, ताकि पानी जो है वो नमक को घोल सके, नमक को घुल गया, अब घुलने के बाद जो वो जुड़ेगा तो वो हमें एनर्जी वापस देगा, कितनी देगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो है 783, माइनस में लिखी हुई है, समझ में आ रहा है ये बात, सबसे नीचे। यस सर। तो सर 783 लैटिस लैटिस एंथैल्पी सर 787 है। और सर हाइड्रेशन में थोड़ा सा फर्क है। हाइड्रेशन तो बिल्कुल ये लगे थोड़ा क्यों है, लैटिस में तो सिर्फ गैस फॉर्म में बदल दिया इनको, सिर्फ गैस, और ये जो गैस थे जब पानी के साथ जुड़ते हैं, वाटर के साथ जब ऐड होते हैं ये गैसियस आयंस, तब हम उसको उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, क्यों, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी ना, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी हमें, ये बात समझ में आई। यस सर। पहले तो मैंने NaCl को क्या किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ये है हमारी लैटिस एंथैल्पी, लैटिस को तोड़ दिया। अब ये जो Na पॉजिटिव था और ये जो Cl नेगेटिव था, ये दोनों पानी के साथ में जुड़े और अब हमें एनर्जी दे रहे हैं, ये है हाइड्रेशन एनर्जी, समझ में आ गया हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। यस सर। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी देखिए, तो जब हाइड्रेशन एनर्जी हमें मिलती है 783, और जब हमने इसको तोड़ा था, दोनों को अलग अलग किया था, तब थी 787, डिफरेंस कितना है, 4 किलो जूल। यस सर। 4 किलो जूल पर मोल, तो मुझे 4 किलो जूल अपनी जेब से देनी पड़ेगी या फिर मुझे मिलेगी 4 किलो जूल, ये अब आप लोग बताओगे। सर देनी पड़ेगी सर 4 किलो देनी जूल। पड़ेगी। देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखो पहले मैंने 87 दी थी, 87 में से 783 83 मुझे वापस मिल गई, तो कितने मेरे जेब से लगे, 4 मेरी जेब से लग गए, है ना। तो मतलब पानी को एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व करने के लिए 4 किलो जूल पर मोल की एंथैल्पी हमें अपनी जेब से लगानी पड़ती है, मतलब पानी को एनर्जी देनी पड़ती है नमक को, पानी नमक को एनर्जी देगा, मतलब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है। मेरी जेब से एनर्जी लगेगी, मेरी मतलब एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट कहाँ है उसके पास, पानी तो है बेचारे के पास, नमक के पास, तो पानी से नमक एनर्जी ले लेगा 4 किलो जूल, एक मोल घोलोगे, एक मोल बोले तो 58.58.5 ग्राम NaCl 1 मोल होता है, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, दोनों को जोड़ दो मोलर मास को, तो 58.5 ग्राम जो नमक है उसको घोलने के लिए हमें 4 किलो जूल पर मोल, अब 4 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। पानी का 4 किलो जूल एनर्जी देने के बाद पानी का जो हीट कंटेंट कम होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका हीट कितना कम हुआ, तो टेम्परेचर में तो शायद वो पॉइंटों में आएगा, समझ में आ रही है बात, वो शायद दिखाई नहीं देगा, बट ऐसा होता है, समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अभी हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन था, हाइड्रेशन की एंथैल्पी लाइक दैट हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है, अगर पानी नहीं है तो, पानी अगर है तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, अगर पानी के अलावा कोई और है सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन की एंथैल्पी अगर पानी है तब भी हम देखो, ये NaCl था, एक्वस बना, इसको सॉल्यूशन की एंथैल्पी कह रहे हैं 5 जूल, यहाँ इसने 5 जूल दिखाई, गलत दिखा रहा ना, ये हमारी कैलकुलेशन आ रही है 4 जूल, समझ में आया भाई, यस सर। यानी झूल झोल जाल है इसके अंदर, मतलब या तो पहले गलत लिखा हुआ था वैल्यू या अब गलत लिखा हुआ है, दोनों में से एक चीज गलत है, समझ में आ गई भाई, क्या गलत Yes, है, sir. आप लोग खुद ढूंढिएगा, मत्था मारिएगा, इससे आपको ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। HCl, ये भी HCl भी पानी में घुल रहा है, तो ये भी सॉल्यूशन की एंथैल्पी, मतलब वही जो ओवरऑल एंथैल्पी आएगी वो सॉल्यूशन की एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी का माइनस जो है वो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है। यस बेटा, क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखो भी क्या होती है, हीट की जगह एंथैल्पी यूज करेंगे, डेल्टा क्यूपी याद रखना है, हीट तो हर जगह पर गलत लिख रखा है, तो न्यूट्रलाइजेशन की हीट क्या होती है, देखो HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में होता है पानी में, NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में होता है पानी में, यस क्लियर है सबको। Yes, sir. जब दोनों को मिक्स करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो ऐसे ही फिरेंगे, वो तो पहले भी ऐसे ही फिर रहे थे, ये रहा Na पॉजिटिव, ये रहा Cl नेगेटिव,
ये तो पहले भी ऐसे ही फिर रहे थे, अब भी पानी में नमक बनता है ना, नमक पानी में घुल जाता है तो ऐसे ही घूमेगा। यस अब उसके बाद में क्या हुआ, ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन थे ये दोनों मिले तो पानी बना, पानी में पानी कुछ और मॉलिक्यूल पानी के बन गए। समझ में आया? अब हमें पता है एसिड में जब भी हम पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, वैसे तो पानी में एसिड मिलाना चाहिए, आपको पता होगा, वो स्प्लैश ना करे ताकि। तो जब भी हम पानी के अंदर एसिड मिलाते हैं तो हीटिंग इफेक्ट होता है, गर्म हो जाता है सिस्टम, पता है ना सबको? Yes, sir. यस सर ठीक है, तो यहां से अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगर चीजें गर्म हो रही हैं, अगर चीजें गर्म हो रही हैं तो डेफिनेटली एक चीज का असर होगा कि वो एनर्जी आ कहां से रही है, रिएक्शन तो सिर्फ इतनी है, जो पानी बन रहा है ना, H और OH आपस में मिक्स होकर पानी बना रहे हैं, ये है असली एनर्जी, यहां से आती है। यानी वाटर जब बनता है, H और OH जब जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ये समझ में आ गया भाई? यस सर Yes, sir. अब वो कितनी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी पर मोल जो है, पर मोल एक 13.7 किलो कैलोरी मिलती है पर मोल। तो मान लीजिए 1 मोल पानी बना, 1 मोल जब भी पानी बनेगा, ठीक है, तो मतलब 1 मोल H पॉजिटिव आयन, 1 मोल OH नेगेटिव आयन ही जुड़ेंगे और वो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी ही देंगे। ये बात क्लियर है? याद करनी है ये एनर्जी। ओके सर ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लो एसिड वीक है तो, या बेस वीक है, या दोनों ही वीक हैं, तो दोनों के दोनों पूरा तो टूटेंगे नहीं। आपको मान लो कि यहां पर मैं ये HCl वीक एसिड है सपोज, तो क्या होगा, HCl H पॉजिटिव आयन में नहीं टूटेगा पूरी तरह से, कुछ HCl पड़ा हुआ है, कितना, मान लो 40% रह गया, तो यहां पर तो 60% ही बना ये H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव भी 60% है। अब Na पॉजिटिव और OH 100% है, ये 100 है, समझ में आ रही है बेटा? ये 100% है, ये भी 100% है, बट ये H पॉजिटिव तो सिर्फ 60% है, तो OH के साथ तो सिर्फ 60% मिलेगा। तो आपको जो ये एनर्जी मिलेगी 1 मोल में, वो इस एनर्जी का 60% ही मिलेगी। यस, ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? तो यानी अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस है तो वो न्यूट्रल जब बनेंगे, जब एसिड बेस को मिलाएंगे, या दोनों एसिड बेस वीक हैं या फिर दोनों में से एक वीक है, दोनों वीक है तो ये भी मान लो 40% रह गया, 50 या 60% रह गया, कुछ भी लगा लो, अगर एक भी वीक है तो गड़बड़ हो जाती है। तो अगर कोई एक भी वीक है तो क्या होता है भाई, एनर्जी जो है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम मिलेगी, कम, इतना याद रखना बस। कितनी मिलेगी वो तो वेरी करेगा, कितना टूटा है वो एसिड, कितना बेस टूटा है। यस बेटा, समझ में आ गया? यस सर ठीक है, तो इस तरह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 13.7 किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल मिलती है एनर्जी जब 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब करते हैं ऐसा, याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब ऐसा करते हैं। अगर कोई वीक वूक है तो उसकी एनर्जी हमेशा इससे कम ही होने वाली है। यस, क्लियर है ये बात? यस सर यस सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अब आपको पता लगा 13.7 होता है अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो, अगर कोई वीक है एक भी या दोनों वीक है तो उससे कम होगा। आगे क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की एंथैल्पी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है 40.66 किलो जूल पर मोल। याद है ये एनर्जी 40.8 किलो जूल पर मोल थी पानी की वेपराइजेशन एंथैल्पी। मैंने बोला था याद करना इसलिए, अब ये दिया थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस दे दिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता देता हूँ। तो क्या कह रहा है वो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है, उबल रहा है यहाँ पे पानी, ठीक है, बहुत ज्यादा उबल रहा है पानी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी चाहिए है, वो कह रहा है 40.66 किलो जूल पर मोल। अगर उसको एनर्जी मिल गई, 1 मोल पानी हवा में उड़ जाएगा, कितनी एनर्जी से, 40.66 किलो जूल से। 1 मोल बोले तो 18 ग्राम पानी हवा में उड़ जाएगा। 18 ग्राम पानी को उड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये समझ में आया भाई? इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। Yes, sir. यस सर क्लियर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है 100 डिग्री सेल्सियस पर किलो जूल पर मोल पर। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया? इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी U प्लस PV होता है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए डेल्टा H इक्वल U प्लस PV की जगह पर अब nRT यूज करना। अब ये आपको सपने आते हैं, बिल्कुल आपको सपने आने चाहिए
ये सपने में ही आपको पता लगेगा, यानी बिना प्रैक्टिस किए कोई भी बंदा इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता। क्यों? अब वो इसका कारण भी बताता हूँ। देखिए डेल्टा एन जी आर टी, टी तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा एन की जगह क्या भरूं? लिक्विड वाटर था 1 मोल, उससे गैस वाटर मिल गया 1 मोल, तो प्रोडक्ट है गैस 1 मोल, और रिएक्टेंट है लिक्विड उसके 0 मोल, क्योंकि लिक्विड गैस तो है नहीं, गैस के मोल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये 0, तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी। ये समझ में आया? यस सर। ध्यान दे लेना, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस के बिना सपने में भी नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन नहीं निकला। और आप लोग जो जनरली बोलते हो ना सर हमने 2-4 क्वेश्चन जो आपने करवाए वो हो जाते हैं, उसके बाद में नहीं हो रहे, इसका कारण भाई प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा। हाँ कोई कॉन्सेप्ट अलग लग रहा है, कोई थ्योरी अलग है जो हमने नहीं पढ़ी, उसमें मेरी गलती, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जगलिंग ऑफ फॉर्मूलाज को घुमा फिरा के नहीं देखोगे, बार बार उल्टे सीधे नहीं लगा के देखोगे, तो माइंड काम थोड़ा करेगा कि लिक्विड और गैस के मोल्स भी निकाल सकते हैं। आपको इसमें नजर आएगा अरे यार इसमें तो प्रेशर नहीं दे रखा, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा, ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, नहीं सोच पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब देखो डेल्टा एन हमें पता है, आर हमें पता है, टी हमें पता है, 100 डिग्री सेल्सियस सारा कुछ पता है। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज उसने दे रखा 40.66 किलो जूल पर मोल, ये भी पता है, तो डेल्टा यू ही तो निकालना है, निकाल लो, दैट्स इट, फाइंड आउट इट। तो ये भाई डेल्टा यू 1 मोल हमें पता है इसका, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर जो दे रखा है वो ये दे रखा, ठीक है, और 10⁻³ भी है अभी इसकी वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के हिसाब से वैल्यू ये आपने याद कर रखी होगी अगर याद। यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 40 और डेल्टा यू इक्वल 40.6 इंटू ये कर दिया इसने, तो कितना आ गया, जितना भी आएगा आंसर ये आएगा ए 37.56। यस क्लियर है? यस सर। बस फिर तो इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और इसी तरह से क्वेश्चंस होने वाले हैं। यस बेटा, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं।